नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है, अभी 11 मई की है। बहुत संगीन जुर्म हुआ, बहुत ही लोमहर्षक हत्याकांड हुआ। यही अपना उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर। जनपद सीतापुर में एक थाना है, महमूदाबाद के पास, बाहर का थाना है। बाहर का मतलब शहर से दूर का थाना है, रामपुर मथुरा। रामपुर मथुरा थाने के पल्हापुर गांव में एक उन्नत किसान की श्रेणी वाला परिवार रहता था। 11 मई 2024 को सुबह सुबह 5:30 बजे गांव से कंट्रोल रूम और थाने पर इंस्पेक्टर को धड़ाधड़ फोन आए कि साहब, एक ही परिवार में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, सभी के शरीर पर चोट लगी है। 6 लोगों की मृत्यु, सबके शरीर पर चोट। सूचना मिलती ही पुलिस के दिमाग में 2 चीजें आती हैं। एक, कोई बड़ी पारिवारिक रंजिश। दूसरा, शायद डकैती, जो खासकर ये क्रिमिनल ट्राइब्स डालते हैं, उससे संबंधित हो। पूरा पुलिस थाना इकट्ठा होकर धड़ाधड़ मौके पर पहुंचा। मौके पर देखा कि वहां पर अनुराग सिंह, जो परिवार का मालिक था, उम्र कोई 45 वर्ष, उसकी 65 वर्षीय मां सावित्री सिंह, उसकी पत्नी प्रियंका सिंह और 3 बच्चे, अरना 12 साल का, आद्विक 8 साल का और अरवी 7 साल की। यानी 6 लोगों की लाश पड़ी थी, दूर दूर पड़ी थी, अस्त व्यस्त पड़ी थी। सबके सिर को अच्छी तरह से, जिसे कहते हैं कि वजनी किसी चीज से, हथौड़े से कूच कूच दिया गया था। और 3 बच्चियों को तो छत से नीचे फेंक दिया गया था। आप सोचिए, 12 साल, 8 साल और 7 साल, 2 बच्चियां और 1 बच्चा। मां की अलग कमरे में लाश, अनुराग की अलग कमरे में लाश और प्रियंका की अलग कमरे में लाश। जिसने भी देखा वो सिहर गया, खासकर उन 3 छोटे अबोध बच्चों के शव को देखकर। अनुराग की डेड बॉडी जहां थी, उससे थोड़ी दूर पर एक कट्टा मिला और प्रियंका के हाथ में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा। जिन लोगों ने देखा, पुलिस ने देखा या फोटोग्राफ देखी, वीडियोग्राफी की और तमाम फॉरेंसिक के लोगों ने उठाया जो भी चिन्ह वहां मिल सके, तो ये अंदाज लगा कि शायद अनुराग सिंह ने अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। और ये बात पुलिस की भी समझ में आ रही थी, पब्लिक के भी समझ में आ रही थी, आसपास लोगों के समझ में आ रही थी। और उसके सगे भाई अजीत सिंह, उसने भी यही बयान दिया पुलिस को। उसने कहा कि रात में मैं घर लौटा, इनके घर में झगड़ा चल रहा था, तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, पूरी रात झगड़ा चला, हम लोग सो गए, सुबह उठे तो पता लगा मर्डर हो गया है। कारण बताया कि अनुराग कई साल से नशा करता था, उसकी पत्नी और बच्चे उसकी नशे की आदत से परेशान थे। जब कभी हमने बचाव करने की कोशिश की तो परिवार हमसे ही लड़ गया। पिताजी इसी गम में करीब साल भर पहले उनकी मृत्यु हो गई और मुझे लगता है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेशन में था अनुराग, और शायद इसीलिए उसने बच्चों को, पत्नी को और मां को मार के खुद आत्महत्या कर ली। अब मौके पे दिया गया बयान कोई किसी चोरी से या कमरे के भीतर दिया गया बयान नहीं था, लिहाजा अखबारों ने भी सब ठोंक के लिखा कि अनुराग ने पूरे परिवार का कत्ल करके खुद गोली मार ली।
यानी मरने के बाद भी वो बड़ा अपराधी था। लोग ये देख देख कर, बच्चों की लाश को देख के उसी को कोस रहे थे कि मरना ही था तो मर जाता, इन लोगों को क्यों मार दिया, इस तरह की बात न की। फिर जब पुलिस ने पूछा कि आखिर किस बात का फ्रस्ट्रेशन था उसको, क्यों वो इतनी शराब पीता था या क्यों वो ड्रग्स का आदी हो गया था, तो अजीत ने बताया, अजीत सिंह ने, उसके भाई ने, कि अनुराग ने सिविल सर्विसेज की काफ़ी तैयारी की थी। 6 साल वो इलाहाबाद में रहा और 2 साल वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली गया। भाभी नौकरी कर रही थी, वो एक इंश्योरेंस कंपनी में लखनऊ में नौकरी करती थी, लेकिन इन्होंने यानी भाई ने यानी अनुराग ने नौकरी नहीं की। उन्होंने कहा हम इनोवेटिव खेती करेंगे। 100 बीघे जमीन उनके पास थी। खेती में कभी फायदा होता था तो कभी नुकसान होता था, और इसकी यही परेशानी देखकर पापा कहते थे कि हम अभी जिंदा हैं, जो भी खर्चा लगेगा हम तुम्हें खर्चा देंगे, अगर तुम अच्छे से खेती करना चाहते हो तो करो। पत्नी कमा रही थी और ये कुछ नहीं कर रहे थे। भाभी कभी कभी आती थी, लेकिन वो ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई के लिए लखनऊ में ही रहती थी। यहाँ ये अकेलापन महसूस करते रहे होंगे और शायद इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने ये कांड कर दिया होगा। खैर, इतनी सटीक बातें, इतना सटीक कारण, वजह, प्रॉपर्टी, पढ़ाई लिखाई, पढ़ने में शार्प, कुछ न कर पाने का फ्रस्ट्रेशन, सब बिल्कुल अपनी अपने सॉकेट्स में फिट हो रहा था। पुलिस भी इसी थ्योरी पर चल रही थी। मृतका प्रियंका के का पूरा परिवार लखनऊ से आ गया और उसने उनके भाई अंकित कुमार सिंह भी है, उसने भी मौका देखा, लेकिन उसने कहा कि हमें कुछ फाउल प्ले लगता है, लेकिन हमें थोड़ा वक्त दीजिए, समझने का मौका दीजिए। 6 के 6 लाशों को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुबह सुबह 8-9 बजे तक पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गया। 1-1:30 बजे के आसपास पोस्टमार्टम शुरू हुआ और 3 बजे के आसपास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ आया वो देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पुलिस इसी थ्योरी को बता रही थी और पुलिस को तो चूंकि ऑथेंटिक सोर्स क्राइम की खबरों के लिए पुलिस ही मानी जाती है, तो लिहाजा सभी लोगों ने यही लिखा और अगले दिन के अखबारों में छपा भी यही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अनुराग को 2 गोलियां लगी हैं, एक बाईं कनपट्टी से जो थ्रू एंड थ्रू हो गई, दूसरी दाहिनी कनपट्टी पर जो नीचे की तरफ लगी और फिर ब्रेन में आकर फंसी हुई है। दूसरी गोली उसकी पत्नी को मारी गई। तीसरी गोली उसकी बड़ी बेटी को मारी गई। यानी 3 लोगों की 4 लोगों की, पत्नी 2 अनुराग को, एक पत्नी को और एक गोली उसकी बेटी को, यानी 4 गोलियां 3 लोगों को लगी हैं। अब ये जो समझकर शुरुआत में पुलिस भाग कर गई थी कि ये डकैती है या रंजिश है, पुलिस को उस पर ही शक होने लगा। लेकिन अंकित कुमार सिंह जो प्रियंका का भाई था, उसने तहरीर फौरन दे दी। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो भी इंतज़ार कर रहा था, पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक तहरीर पुलिस को दी। उसने लिखा कि मैं अंकित कुमार सिंह लखनऊ के गोमती नगर में रहता हूँ। शनिवार सुबह 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी बहन प्रियंका, जीजा अनुराग, बड़ी भांजी अरुणा सिंह, छोटी भांजी आश्विक और भांजा अद्वैक और बहन की सास की हत्या हो गई है। मेरा भांजा और छोटी भांजी
मौकाए वारदात पर करीब 45 मिनट तक तड़पते रहे, लेकिन बहन के देवर अजीत ने बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दी, क्योंकि जब हल्ला हुआ, लोग पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वो दोनों अभी भी तड़प रहे हैं। अजीत से कहा गया कि चाबी ले आओ, गाड़ी ले आओ, फौरन इसको अस्पताल ले चलते हैं, हो सकता है इसकी जान बच जाए। लेकिन 45 मिनट तक उसने चाबी नहीं दी। तब गांव के ही एक शख्स के घर से दूसरी गाड़ी की चाबी लाकर और दोनों बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, और वो दोनों बच्चे अस्पताल पहुंचते पहुंचते 1 घंटे हो गए थे और दोनों की मौत हो चुकी थी। इस पूरी घटना को योजना बनाकर अंजाम दिया गया। दोनों बच्चों के भी मरने का इंतज़ार किया गया। मेरी बहन के ससुर की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद से इन लोगों का अजीत से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है, ये तहरीर दी थी अंकित कुमार सिंह ने, मृतका प्रियंका सिंह, अनुराग सिंह की पत्नी, उसके भाई ने, कि मुझे पूरा यकीन है कि सबके पीछे प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए अजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर पूरी घटना को अंजाम दिया है। 2 महीने पहले मेरी बहन प्रियंका ने मुझे बताया था कि देवर अजीत हम लोगों को मारने की साजिश रच रहे हैं। अंत में तहरीर में अंकित कुमार सिंह ने लिखा है कि मेरा निवेदन है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सभी पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अजीत को थाने पर ले आई। अजीत मौके पर था। अजीत ने ही पूरा किस्सा बताया कि साहब इनके साथ ये था, इनके साथ वो था, फलाना था, ठिकाना था, फ्रस्ट्रेशन था, 8 साल बाहर रहे, शादी की तो ससुराल में रहने लगे, इस तरह की बातें उसी ने बताई थी। उसको लाया गया और फिर उससे पूछताछ शुरू हुई। पुलिस भी जिसको कहते हैं गुस्से में थी। इतने छोटे छोटे बच्चे पुलिस के भी अपने परिवार में हैं। उनकी शव को देखकर पुलिस भी हैरान हुई थी, अवाक हुई थी, दुखी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कारणों के बीच पुलिस ने ये नहीं कहा होगा कि अजीत भाई साहब बताइए आपने कैसे ये किया है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने क्या क्या किया होगा। उसके बाद फिर उसने कहा कि अच्छा रुक जाइए, हम सारी बात बताते हैं। उसने कहा कि रात में सबके सोने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आया। सबसे पहले बड़े भाई अनुराग की हत्या की। अनुराग को पहले हथौड़ा मारा, उसके बाद उसे 1 गोली मारी, लेकिन गोली मारते ही वो उसकी शरीर में एकदम से हरकत हुई। मुझे लगा अभी ये बचा हुआ है। दूसरी गोली भी मार दी। इसके बाद माँ के कमरे में जाकर उसके चेहरे पर हथौड़े से हमला किया। जब उससे पूछा गया कि माँ की हत्या क्यों की, तो उसने कहा कि वो हमेशा से अनुराग का सपोर्ट करती थी। प्रॉपर्टी के झगड़े में भी वो अनुराग का ही साथ देती थी। तभी मैंने उनको भी मारने का प्लान बनाया था। इसके बाद ऊपर जाकर चारपाई पर सो रही भाभी को गोली मार दी। फिर उसके चेहरे को हथौड़े से कूच दिया। वहाँ गोली चलने की आवाज़ सुनकर बड़ी भतीजी की नींद टूट गई। वो कुछ समझ पाती इसके पहले ही उसे भी गोली मार दी। फिर हथौड़े से मुंह और हाथ पैर पर कई बार वार किया और उसे फिर छत से नीचे जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद छोटी भतीजी और भतीजे के मुंह और हाथ पैर हथौड़े के तेज वार से कई बार मार के उन दोनों को भी छत से फेंक दिया। पूछताछ में पुलिस ने अपने तरीके से कह लें या श्रेणीबद्ध पूछताछ से कह लें, ये जानने की कोशिश भी की कि ये काम अकेले नहीं किया जा सकता, लिहाजा तुम्हारे साथ और कौन कौन थे इसकी भी जानकारी तुम्हें देनी होगी। लेकिन अभी उसकी जानकारी देने से उसने इनकार किया है। इसीलिए जो सीओ महमूदाबाद हैं, जिनके थाना क्षेत्र में ये रामपुर, जिनके कार्य क्षेत्र में ये रामपुर मथुरा थाना भी आता है, दिनेश शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल
हत्या के एंगल पर ही विवेचना कर रहे हैं। और हिरासत में अजीत ने कम से कम 10 बार अपने बयान बदले हैं। इसलिए मोबाइल उसके सीडीआर की छानबीन कर रही है। खुलासे के लिए 3 और टीमें लगाई गई हैं कि अगर साथ में कोई था तो वो कहाँ से आया, कहाँ को गया, कौन सी गाड़ी से आया, क्या असलहे थे उनके पास, इन सब को जानने का प्रयास किया जा रहा है। अनुराग गांव में रहकर, उनके पिताजी बड़े किसान थे, उन्नतशील किसानों में उनका नाम लिया जाता था। तरह तरह की, जैसे बाराबंकी में कुछ किसानों को बड़ा नाम है कि छोटी ज़मीन में वो केले की उपज और तमाम इस तरह की उपज, टमाटर की उपज के लिए जाने जाते हैं पूरे प्रदेश में। उसी तरह इनके पिताजी भी अपनी अच्छी खेती के लिए उसमें नए किस्म के बीज, अलग तरह के खाद, पानी किस समय पर देना है, कैसे, मतलब जो आप कहते हैं ना कि जो इनोवेटिव खेती, नए ज़माने की खेती वो करते थे और उनका बड़ा नाम भी था। और अनुराग के हिस्से की 100 बीघे ज़मीन पर अनुराग भी, जब वो थक हार कर सारी कंपटीशन की तैयारी में उसका कहीं नहीं हुआ, वापस आया तो वो भी इसी तरह की, अपने पिता के तरह की इनोवेटिव खेती कर रहा था। और पिता उसका उसके पिता उसका पूरा सपोर्ट करते थे और उसको पूरा खर्चा देते थे। पत्नी प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। वो तीनों बच्चों को लेकर अलीगंज के सरगम कॉम्प्लेक्स में रहती थी और उसके तीनों बच्चे सीएमएस की अलीगंज ब्रांच में पढ़ते थे। उनको पढ़ाई के सिलसिले में उसने एकदम पास में सरगम कॉम्प्लेक्स में किराए का मकान लिया था और वहीं से वो इंश्योरेंस कंपनी में जाती थी। शुक्रवार की सुबह प्रियंका बच्चों को लेकर गांव पहुंची थी। अनुराग पहले से ही गांव में था और शनिवार सुबह को सबकी लाशें मिल गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुराग के सिर पर 2 गोलियों के निशान हैं। एक गोली जो बाईं कनपट्टी से मारी गई, दाहिने हाथ की तरफ से, दाहिनी कनपट्टी से बाहर चली गई। दूसरी जो दाहिने कनपट्टी में नीचे से मारी गई, ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन गोली बाहर नहीं निकली और बुलेट एक्सरे में फंसी हुई मिल गई। उसके चेहरे पर हथौड़े से 2 बार हमला किया गया। माथे पर बड़ा गहरा घाव है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। सावित्री देवी यानी अनुराग की मां के माथे पर 2 बार हथौड़े से वार किया गया है। तेज हमले की वजह से सावित्री सिंह का माथा आगे से यानी फ्रंट से पूरा खुल गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों बच्चों के पैर टूटे हुए मिले थे, ऊपर से फेंकने की वजह से। उनके सबके हाथ में माइनर फ्रैक्चर भी थे। बड़ी भांजी के गले में गोली लगी थी जो सिर से बाहर निकली थी, यानी यहाँ से मारी गई थी और सिर से बाहर निकली थी। उसके माथे पर हथौड़ा मारने का भी निशान था। छोटी भांजी और भांजे के सर पर भी 2-2, 3-3 बार उसी हथौड़े से तेज हमला किया गया था। छोटी भांजी के सिर पर पीछे से भी भारी वजनीदार चीज से मारा गया था और उसका पूरा सिर 2 टुकड़ों में खुल गया था। भांजे का माथा भी पूरा खुला हुआ था, उसके चेहरे पर भी हमला किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता लगा, वैसे ही सबसे पहले प्रियंका के भाई, मैंने नाम बताया था, अंकित कुमार सिंह ने यही सवाल उठाया कि साहब कोई भी आत्महत्या करेगा, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सबको मार के आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या करेगा तो उसे 2 गोलियां वो कैसे चलाएगा, एक दाहिनी कनपट्टी पर, एक बाईं कनपट्टी पर। लिहाजा ये बिल्कुल हत्या है, ये कतई आत्महत्या नहीं है। और आत्महत्या भी की और अपने ही हथौड़े से अपने सिर पे मार लिया। क्या पागलपन की बात की जा रही है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी पुलिस के पास कहने को एक भी शब्द नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसी लाइन पर जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रही थी वही वो भी कहने लगे। इस पूरी घटना में 5 सवाल जो उठे हैं वो ये हैं कि जब प्रियंका की हत्या हुई तो उसके हाथ में हथौड़ा कैसे आया,
इसका जवाब अजीत सिंह ने दिया कि वहाँ से निकलने के पहले वो कट्टा जिससे मारा गया उसको भी वहीं फेंक दिया गया और पत्नी के हाथ में हथौड़ा डाला गया कि कल को ये साबित हो कि पत्नी ने पहले बच्चों को मारा, फिर अनुराग ने पत्नी को मारा गोली और फिर खुद को गोली मार ली। ये और यही बात वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर रोने का पूरा ड्रामा करके मौकाए वारदात पर कहता रहा। दूसरी बात, वो बार बार ये कहता था कि अनुराग मानसिक रूप से डिस्टर्ब था। बात समझ में नहीं आती। 6 साल उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी इलाहाबाद में की, 2 साल मुखर्जी नगर में रह के दिल्ली में उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, बीएससी पास की, मतलब बीएससी भी पढ़ा। मानसिक रूप से डिस्टर्ब कैसे हुआ वो? और दूसरा ये है कि अगर वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब था तो 100 बीघे जमीन की खेती, वो भी उन्नत खेती, फायदे वाली खेती, वो कैसे करता था? दिन भर उसी खेत में तरह तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या जो बड़े एक्सपीरियंस लोग जो बताते थे वो किया करता था। तमंचा, मान लिया अनुराग ने आत्महत्या की है जैसा पुलिस ने पहले थ्योरी बताई थी, तो तमंचा अनुराग की लाश से दूर बेड तक, यानी बेड से बेड के नीचे के दूसरे बेड के नीचे कैसे पहुंच गया? चौथा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर झगड़ा था परिवार में तो बच्चों का मर्डर क्यों किया गया? इतनी बड़ी घटना के बाद भी आसपास के लोगों को 4-4 गोलियों के चलने की आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ी? हत्या की जो 2 वजहें सामने आई हैं उनमें से पहला यह है कि अनुराग के पास कम से कम 7-8 करोड़ की जमीन थी जिस पर अजीत की नज़र थी। अब आप देखिए कि ये 10 साल से बाहर चला गया था, पिता घर पे रहते थे, अकेला अजीत सारे पिता की सारी संपत्ति पर खेती बाड़ी या जो भी करना था वही करता था। जब ये थक हार कर वहाँ से लौट कर आए और अपने हिस्से में खेती करने लगे तो आधी खेती जो पहले अजीत करता था वो उसे छोड़नी पड़ी। जमीन किसी की भी हो, जमीन से पैदावार की जो लालच होती है, जमीन से कमाई की जो लालच होती है, वो कोई भी हो उस लालच या मोह को त्याग नहीं पाता, चाहे वो सगा भाई हो। और उसको ये लगता था कि मैंने इतने सालों साल इस ज़मीन पे खेती करके इतना पैसा कमाया है और अजीत इसको शराब पीने के लिए बेच देगा। दूसरा जो कारण समझ में आता है कि अनुराग को अपने ससुराल पक्ष से बहुत लगाव था। अजीत को लगता था कि अनुराग को उसकी पत्नी उकसाती है कि अपना हिस्सा बेच के चलो लखनऊ में रहते हैं, बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं, यहाँ रोज़ रोज़ की झिकझिक से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसे ये लगता था कि हो न हो किसी दिन अनुराग यहाँ की सारी ज़मीन बेचकर और लखनऊ शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, पुलिस को शक कैसे हुआ अजीत पर कि हत्या के बाद उसने 10 या 11 बार अपना बयान बदला, अचानक अपनी पत्नी और बच्चों को ससुराल छोड़ आया। घटना के दिन वो अकेला था। अजीत का कहना था कि हत्याकांड के समय माँ ने उसको कमरे में बंद कर दिया था। फिर वो सुबह कैसे बाहर आया, किसने बाहर किया, कोई नहीं बता पाया कि किसी ने उस दरवाजे की कुंडी या ताला खोला हो। और फिर माँ भी मारी गई। घर में 4 गोली चली और उसी घर में रहने वाले अजीत ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? अगला, जब ये बार बार लोगों ने बताया कि 2 बच्चे तड़प रहे थे और इससे कहा जाता रहा कि चाबी ले आओ, बच्चों को अस्पताल ले चलते हैं, लेकिन इसने कार की चाबी नहीं दी। सीओ महमूदाबाद दिनेश शुक्ला ने इसीलिए बाद में कहा लास्ट में कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अनुराग के सिर पे 2 गोली, पत्नी के सिर में 1 गोली और बेटी के गले में 1 गोली लगी है और सभी के सिर पर हथौड़े से वार किया गया है। हम लोग पूरी जांच मर्डर के एंगल से कर रहे हैं। अब सुसाइड वाली कोई बात ही नहीं है। 3-4 टीमें बनाई गई हैं और जो बाकी के संदिग्ध लोग हो सकते हैं, अगर कोई है जांच में अगर निकलता है तो उनकी तलाश या उनके साथ और कौन था, सीसीटीवी और रास्ते के गवाहों से बातचीत की जा रही है। आज की घटना देखिए, मैं बताता हूं कि किसी भी मर्डर के पीछे या बड़े अपराध के पीछे 3 कारण ही होते हैं जो हम के गुरुजनों ने पुलिस की नौकरी
शुरू करने पर बताया था कि जर, जोरू और जमीन, पैसा, लड़की और जमीन। जब भी शुरुआती बिल्कुल अज्ञात कोई हत्या हुई हो तो पहले इन तीनों ऑप्शंस को तलाश कर लीजिए। 90% तो इन्हीं तीनों में से कोई कारण मिलेगा। अगर इससे नहीं मिला तो हो सकता है दूसरा कोई कारण हो, लेकिन मेरा भी यही व्यक्तिगत मानना है इतने दिनों की सेवा के बाद कि जर जोरू जमीन में ही हत्या का कारण छिपा होता है। दूसरा, 100 बीघा जमीन। तीसरा, मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा जाने लगा, परेशान था, डिप्रेशन में था, फ्रस्ट्रेशन में था। 8 साल तक वो सर्विसेज में जाने की तैयारी करता रहा, कुछ हाथ नहीं लगा। वापस आकर उसने कहा कि हम अपनी खेती करेंगे। आप समझ सकते हैं कि वो कितने मानसिक किस स्थिति में गुजर रहा होगा। अच्छा, जब वो खुद अधिकारी नहीं बन पाया तो उसने अपने तीनों बच्चों का एडमिशन लखनऊ की CMS अलीगंज ब्रांच में कराया। CMS अलीगंज ब्रांच वही ब्रांच है जहां इस साल के IAS टॉपर आदित्य श्रीवास्तव ने अपनी पढ़ाई उसी CMS के अलीगंज ब्रांच में की थी। लोग पता करके कि साहब कहाँ का रिजल्ट अच्छा है, कहाँ से कौन है, ये तो अभी महीने भर पहले उसने टॉप किया था, लेकिन पहले भी CMS की अलीगंज ब्रांच का अच्छा रिजल्ट आया था। लिहाजा अनुराग और उसकी पत्नी ने अपने तीनों बच्चों का एडमिशन CMS की अलीगंज ब्रांच में ही कराया था। अब देखिए कि पुलिस की जो प्रिलिमिनरी थ्योरी थी आत्महत्या वाली, वो बिल्कुल उल्टी पड़ गई। इस तरह गजब की प्लानिंग के बाद पूरे परिवार की हत्या की गई थी। जो दूसरी गोली का ट्रैक था नीचे से ऊपर की तरफ 315 बोर की बुलेट भीतर फंसी हुई मिली। यानी 315 बोर की बुलेट गोली एक बार में एक लोड होती है। मान लिया उसने आत्महत्या की तो पहली गोली के बाद तो फिर सब खत्म हो गया। दूसरी लोड करके दूसरी तरफ से मारा जाना, ये तो बिल्कुल असंभव बात है। ये बिल्कुल असंभव है कि उसने आत्महत्या की होगी। बार बार लोड करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि एक से अधिक कट्टे हर हाल में होने चाहिए। अगर एक ही है तो एक बार उसकी कनपटी पे मारा, उसके मरने के बाद फिर लोड किया, फिर दूसरी कनपटी पे डबली श्योर होने के लिए मारा हो, फिर ऊपर जाकर उसने पत्नी को मारा हो, माँ के कमरे में जाके मारा हो, लोड करता गया और मारता गया, पर इसकी संभावना बहुत कम लगती है। सबसे दर्दनाक जो था वो माँ को मारना और उसके बाद कुचल कुचल कर मारना। माँ जिसने पैदा किया होगा, कैसे किसी का मन ये ऐसा काम करने के लिए मानता है। भाई वो दुश्मन का तो फेवर नहीं कर रही थी, अपने ही एक बेटे का। कोई भी माँ बाप अपने 2 बच्चों में से किसी एक के प्रति पिता का लगाव होता है, किसी एक के प्रति माँ का लगाव होता है। कहने को चाहे कोई भी कहे कि नहीं साहब बच्चों को हम बराबर आंख से देखते हैं, हम कभी इसमें भेदभाव नहीं रखते, लेकिन एक नेचुरल सा लगाव कि माँ का हो सकता है बेटी से हो या बेटे से हो, बाप का बेटी से हो, लेकिन किसी न किसी एक से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव जरूर होता है। तो वो यही तो कर रही थी। वो देख रही थी कि हमारा छोटा बेटा बहुत अपने प्रयास के बाद भी नाकाम हो गया है, तो बड़ा नेचुरल है उसके प्रति उसकी भावना थोड़ी सी अलग रही होगी। लेकिन इसलिए अपनी ही माँ को, जो उसकी जननी थी, इस बेदर्दी से कुचल कुचल कर मारना, इससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। और उन 3 बच्चों की आप कम्युनिटी में फ़ोटो देखिएगा, कितने मासूम बच्चे हैं और कितने छोटे हैं, कितनी ज़िंदगी देखनी बाकी थी उनको। अभी उन्होंने देखा ही क्या था? स्कूल, क्लास, टीचर, माँ, बाप, चाचा, बाबा, इनके सिवा क्या देखा था? और बेरहमी से उनकी हत्या करके तीसरे मंजिल से उनको नीचे छत से नीचे फेंक देना, ये तो कोई राक्षस ही कर सकता है। बहुत मुश्किल है ये कि यकीन करना कि ये उसके अपने सगे ने किया है। देखिए, पुलिस को बहुत अच्छे से विवेचना करनी होगी।
सारे फॉरेंसिक एविडेंस, सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत पेचीदगियां निकलेंगी। अपराधी या उसके मृतक अपराधी भाई अजीत या उसके साथ अगर और अपराधी रहे हों तो उनका 3 दिन का सीडीआर, मृतक अनुराग का सीडीआर और उसकी पत्नी प्रियंका का सीडीआर, इनकी स्टडी करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए। हथौड़े और कट्टे के फिंगरप्रिंट जरूर लिए गए होंगे, अगर नहीं लिए गए हैं तो ये गलती है इन्वेस्टिगेटर के पार्ट पे। फुटप्रिंट भी जरूर लिए गए होंगे ताकि ये साबित हो सके कि अकेला था कि 4 आदमी थे, 3 आदमी थे, 2 आदमी थे। इसलिए अगर सीन ऑफ क्राइम प्रिजर्व रहा होगा तो फुटप्रिंट जरूर लिए गए होंगे। हो सकता है इनके घर में सीसीटीवी ना हो, लेकिन गांव में किसी न किसी के यहाँ सीसीटीवी जरूर होगी। नहीं गांव में है तो गांव से निकलने और गांव में आने के रास्ते पर सीसीटीवी जरूर होगी। वो भी नहीं है तो बाजार के पास कहीं न कहीं सीसीटीवी जरूर होगी। अपराधियों के आने या उनके जाने की अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है तो इससे अच्छा कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं होगा। और दूसरा, उन्हीं गवाहों के बयान लिखे जाएं जिनकी मौके पर प्रेजेंस है। मेरा तो मानना भी है और मेरी एक नेक सलाह भी है कि जो भी गवाही के लिए आ रहा है या जिसकी गवाही आई वो लिख रहा है, पहले सीडीआर से उसकी लोकेशन कंफर्म कर ले कि वो वहाँ मौके पर थे कि नहीं। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इतने गंभीर अपराध में, घटना में कभी कभी परिजन सुनी सुनाई बातों पर भी गवाही दे देते हैं। बाद में पता लगता है कि वो यहाँ तो थे ही नहीं। गवाह मतलब गवाही देने के चक्कर में या दिलाने के चक्कर में ऐसे आदमी की गवाही हो जाती है जो मौके पर था नहीं। आज इतना आगे है साइंस कि कल को डिफेंस वाला कहीं न कहीं से सीडीआर प्राप्त करके ये साबित कर देगा कि ये मौके पर नहीं थे, ये यहाँ से 100 किलोमीटर दूर थे और ये लिखवाई हुई गवाही झूठी गवाही है और इसका लाभ हमेशा अपराधी को मिलता है। अगला काम जो बहुत ज़रूरी है वो ये करना चाहिए पुलिस को कि घटना का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिक्रिएशन ऑफ क्राइम सीन जरूर करवा ले। जैसे अनुराग की कनपट्टी पर जो दूसरी गोली है उसकी ट्रेजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ है और बुलेट उसकी ऊपर जाके ब्रेन में फंस गई है, तो किस पोजीशन से वो गोली चलाई गई? क्योंकि अगर बयान में ये आया कि साहब ये भीतर घुसा, जैसा अगर उसके बयान में आया कि साहब मैं भीतर घुसा, इधर देखा वो सो रहे हैं, इधर देखा वो सो रहे हैं, इनको दोनों गोलियां पहले इनको मारी और एक गोली अपनी भाभी को मारी। तो जब दोनों गोलियां एक ही व्यक्ति ने एक जगह खड़े होके एक व्यक्ति को मारी तो एक बाईं कनपट्टी में कैसे लगी, दूसरी दाहिने में कैसे लगी? एक कनपट्टी से निकल के दूसरी तरफ से बाहर हो गई, दूसरी नीचे से ऊपर को कैसे गई? जब भी इसका सीन रिक्रिएशन कराया जाए तो इन सभी चीज़ों को देखा जाए कि किसने कहाँ से और किस एंगल से गोली चलनी अपनी की या गोली चलाना बताया है, क्योंकि इसे साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे अकेले आदमी ने 2 गोलियां चलाईं, एक बाईं कनपट्टी पे लगी, एक दाहिनी कनपट्टी पे लगी, एक सीधे पार हो गई, एक ऊपर तक निकल गई। बहुत मुश्किल होगा। देखिए इसके साथ ये भी देखिए कि वो भी 100 बीघे का मालिक है, अपराधी भी, भाई जिसको अजीत जिसका नाम है, अगर 20 बीघे 25 बीघे बेच देगा तो लखनऊ के सबसे अच्छे वकील करेगा, क्रिमिनल लॉयर जो नामी लॉयर हैं, मुहमांगा पैसा देगा और फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयानों के कंट्रडिक्शन की धज्जियां उड़ा देंगे। जो न्यायाधीश बैठे होंगे उन्हें तो सुनना है ना। एक आदमी बता रहा है कि साहब ये कैसे संभव है, बयान में ये लिखा हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है, तो जो एलिमेंट ऑफ डाउट है अगर जज के दिमाग में आ गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा इस केस में आगे बढ़ना। अब वहां बाल की खाल निकाली जाएगी। 2 गोली अनुराग को, 1 गोली पत्नी को और 1 बड़ी बेटी को। अगर 1 से अधिक अपराधी थे तो किसने कहां से और कब गोली मारी और
पीएम रिपोर्ट में गोलियों की जो ट्रेजेक्ट्री है या जो पैसेज है उससे वो बयान मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेशन करते समय बहुत अच्छे से, करीने से कड़ी जोड़कर इसे देखना होगा। घर वालों के यानी गवाहों के बयान में मास मर्डर का मोटिव बहुत ज़रूरी होता है और हर एक के मारने के पीछे का मोटिव कि इस डायरी में गवाहों को मतलब जो घर वाले जो भी बयान दे रहे होंगे, जो मौके के होंगे या जो आसपास के होंगे, जो कारणों पर प्रकाश डाल सकते हैं, तो हर एक मर्डर का अलग अलग मोटिव भी साबित करना होगा। जैसे माँ के लिए कहा उन्होंने, साहब ये तो छोटे इस भाई का हमारे फेवर करती थी इसलिए मार दिया, चलिए ये मोटिव हो गया। भाई ज़मीन बेचना चाहता था इसलिए भाई को मार दिया। भाभी जो है वो इसको उकसाती थी हमारे भाई को कि सब बेच के चलो हम अपने मायके चलेंगे, पैसा सब वहाँ रखेंगे, तो उसका भी। लेकिन सब के मोटिव को एक साथ लिखना होगा, वरना कल को फिर डिफेंस का लॉयर बखिया उधेड़ेगा कि साहब चलिए ये तो इसके लिए इसको क्यों मारा, इसका कोई जिक्र किसी गवाह के बयान में नहीं है। लिहाजा हर मर्डर का फिर बच्चों के लिए बताना पड़ेगा कि साहब बच्चों को इसलिए मारा ताकि कोई वारिस न बचे जो कल को हमसे मुकदमा लड़े, मुकदमे की पैरवी करे और फिर जिस मोटिव से मैंने हत्या की है वो पर्पज़ हमारा डिफीट हो जाए। तो अच्छी विवेचना अगर होगी तो ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में ज़रूर आएगा और फांसी की सज़ा ज़रूर होगी। अगर अकेले हत्या की है उसने तब भी, और कई लोगों के साथ की है तब भी, ज़रूर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आएगा और ज़रूर इनको फांसी की सज़ा, अगर इतने एविडेंस प्रॉपरली मेहनत करके इकट्ठा किए गए होंगे तो, जो मैंने अभी बताए हैं। देखिए, ज़मीन के मामले में किसी विवाद में हमेशा 2-4 लोगों को बीच में रखना चाहिए, वो चाहे आपके अपने हों या आपके अपने भरोसे को हों। 2 भाइयों के बीच में अगर कोई विवाद था तो वो दोनों भाई ही सिर्फ उसको जानते थे या दोनों भाई आपस में उसको सुलट रहे थे, ये तरीका गलत है। बीच वाले को अगर आप रखेंगे तो वो अच्छी बुरी दोनों बातें बताएगा, आपका जानने वाला है, आपको सही राय देगा कि भाई जाने दीजिए, हक उन्हीं का है, उनको लेने दीजिए, इधर का मांग रहे हैं तो इधर, उधर का मांग रहे हैं तो उधर, आधा उनको देना ही है। इस तरह की बातें जो बीच की रास्ते होते हैं झगड़े झंझट को अवॉइड करने के लिए, जो लोग बीच में रहते हैं वो इस तरह के रास्ते सुझाते हैं। दूसरा कि अगर इस तरह का कोई प्रकरण आया है तो उसमें सिविल कोर्ट को ज़रूर अप्रोच करना चाहिए, उससे आप पाक साफ रहेंगे कि साहब ऐसा झगड़ा हुआ, मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया, मैं कोर्ट में गया, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो हमें मानना होगा। ये 2 चीज़ें ज़मीन के इस तरह के झगड़े में ज़रूर की जानी चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।